सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से बैच नीट अल्टीमेट क्रैश कोर्स के अंदर, जहां पर आज हम शुरुआत करने वाले हैं बायोलॉजी के सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और टेक्निकली सबसे ज्यादा बड़े चैप्टर की, दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। बहुत ही ज्यादा मजेदार चैप्टर है। इसको हमें धीरे धीरे पढ़ना होता है जिससे कि हम एक एक टॉपिक को बखूबी इम्बाइब कर सकें और बहुत प्यार से समझ सकें। अगर आप इस चैप्टर को समझ गए तो आप ये मान के चलिए आपके 7-8 क्वेश्चंस पेपर में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बन रहे होंगे। यानी ये जो चैप्टर है ये बहुत ही ज्यादा हाई यील्ड चैप्टर है, तो बहुत ज्यादा मजेदार इसको हम लोग बना रहे होंगे। अच्छे तरीके से एक एक चीज को डिकोड करते हुए समझते हुए हम लोग चल रहे होंगे। क्लास का डेटा क्लास में ही याद हो जाएगा। प्रैक्टिस के लिए आपको पंच लगा लेनी है, बाकी इनफ क्वेश्चंस मैं आपको क्लास में भी करा दूंगा। सारी चीजें बहुत मक्खन हो जाएंगी, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जिसको आज तक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी समझ में नहीं आई, अब आपकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी फेवरेट हो जाएगी जब मैं इस चैप्टर को खत्म करूंगा तो। और आपको इसे याद रखने की भी जरूरत नहीं होगी। मुश्किल से आपको 1-1.5 पन्ने के नोट्स बनाने पड़ेंगे। आप सारी चीजों को इतने अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे और नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपके पास मेडिजी है तो आपका रिवीजन हो जाएगा चुटकियों में। इतना बड़ा चैप्टर आप मात्र 10-15 मिनट में पेपर से पहले रिवाइज कर पा रहे होंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग है चैप्टर। आराम आराम से सुनना, बस दिमाग पे बिल्कुल भी लोड मत डालना कि सर थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं, सर 7 लेक्चर लग गए, 8 लेक्चर लग गए। आपको इस लेक्चर के नंबर की महिमा बाद में समझ में आएगी कि हम एक एक टॉपिक को तोड़ तोड़ के क्यों पढ़ रहे हैं। जब आप इंडिपेंडेंट टॉपिक्स को अलग अलग पढ़ते हैं तो आपको बेहतर समझ में आ रहे होते हैं और आपका डेटा जो है वो मिक्स नहीं हो रहा होता, तो इट गिव्स यू बेटर क्लैरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट। अगर आप रेप्लिकेशन पढ़ रहे हैं तो आप सिर्फ रेप्लिकेशन ही पढ़ रहे हैं, आपको वहां पर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बीच में आकर के डिस्टर्ब नहीं कर रहे कि भैया हमारा नाम भी याद रखना है। आपको वहां पर प्रोटीन ट्रांसलेशन के टर्मिनेटर्स आके नहीं कह रहे कि भैया मेरे को भी याद रखो। आप सिर्फ और सिर्फ रेप्लिकेशन के ही ख्याल बुन रहे हैं, तो आपके दिमाग में सिर्फ रेप्लिकेशन अच्छे से सेट हो जाता है। जब आप उसको सेपरेट करते हैं तब आप ट्रांसक्रिप्शन पर बढ़ते हैं, फिर जब आप ट्रांसक्रिप्शन को सेट कर देते हैं तब आप ट्रांसलेशन पे बढ़ते हैं। तो सारे के सारे टॉपिक्स जीवन भर के लिए आपको एकदम अच्छे से समझ में आते हैं और आपके दिमाग में टिक जाते हैं। और हम इन टॉपिक्स को कुछ इसी तरीके से पढ़ रहे हैं कि हमें लाइफ लॉन्ग ये चीजें याद रहें और बहुत अच्छे तरीके से हम इनके सारे के सारे क्वेश्चंस बना पा रहे हों। सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू पॉन्डर अपॉन इज कि भैया डीएनए जो है इसकी हिस्ट्री क्या है। क्योंकि हम लोगों ने अब जेनेटिक मटेरियल का नाम तो बहुत जगह सुन लिया और हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में फैक्टर्स का नाम भी सुन लिया, यानी जीन का नाम भी सुन लिया, जिसको हम कह रहे थे कि भैया ये डीएनए का एक टुकड़ा है जो कोई आरएनए या प्रोटीन बना सकता है। अब हमें यह देखना है कि जेनेटिक मटेरियल होता क्या है, कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें डीएनए जेनेटिक मटेरियल होगा, कैसे ऑर्गेनिज्म है जिनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल होगा, सब में डीएनए जेनेटिक मटेरियल क्यों नहीं है, सब में आरएनए जेनेटिक मटेरियल क्यों नहीं है। और हम ये प्रूफ कर रहे होंगे कि भैया साबित कर दो कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल क्यों नहीं होता, डीएनए आरएनए ही क्यों होते हैं, कोई तो वजह होगी उसके पीछे। तो ये सारी चीजें साइंटिफिकली जीरो से स्क्रैच से बिल्ड करते हुए चलेंगे और बहुत आराम आराम से सारे कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। क्योंकि आज के दिन में हमें कुछ ऐसी बातें पता हैं जो हमें पहले नहीं पता थी। अगर आप 1870 की बात करें, उस टाइम पे कुछ ऐसी बातें थी जो हम लोगों को उतने अच्छे तरीके से नहीं पता थी जो आज पता है। आज हमें पता है डीएनए इज आवर जेनेटिक मटेरियल। सबको पता है कि हमारी बॉडी में डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। इनफैक्ट पूरी दुनिया के ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स में 99.99% ऑर्गेनिजम्स में डीएनए जेनेटिक मटेरियल है और आरएनए सिर्फ कुछ चुनिंदा वायरसेस के अंदर ही एक जेनेटिक मटेरियल के तौर पे काम करता है। लेकिन इस बात तक, इस कंक्लूजन तक हम पहुंचे कैसे, यह बहुत जरूरी है समझना। सो डीएनए जो है इसको सबसे पहले आइसोलेट किसने किया था, सबसे पहले निकाला किसने था, तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक मिस्चर। फ्रेडरिक मिस्चर 1869 में ही आइसोलेटेड डीएनए फ्रॉम न्यूक्लियस of
पस सेल्स। कई बार आपको कोई फुंसी हो जाती है, उसमें सफेद कलर का पस जमा हो जाता है। उन पस सेल्स से इन्होंने न्यूक्लियस निकाला और न्यूक्लियस के अंदर से एक मटेरियल निकाला जिसको इन्होंने डीएनए कहा। राइट? टेक्निकली उस टाइम पर डीएनए नाम दिया नहीं गया था, आज के दिन में हम इसे डीएनए बोलते हैं। फ्रेडरिक मिशर साहब ने इसे क्या बोला? He called it what? न्यूक्लिन। He called it न्यूक्लिन। क्योंकि भैया न्यूक्लियस से निकाला गया है ये, तो इसका नाम मिस्चर साहब ने न्यूक्लिन दिया। करेक्ट? इन्होंने पस सेल्स का ही क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि पहले साइंस जो थी थोड़ी सी रिजिड थी। आज के दिन में आप एनिमल मॉडल्स पे काम कर सकते हो, पहले क्या था कि हर चीज के लिए परमिशंस थी, रेगुलेशंस थी, आज भी हैं, लेकिन आज साइंस को थोड़ा सा बढ़ावा दिया जाता है। पहले ऐसा नहीं बोला जाता था कि किसी इंसान का कोई सेल ले लो और उस पर रिसर्च करो। तो मिचर साहब ने क्या किया, डिस्कार्डेड बैंडेजेस जो होती हैं, जो बैंडेजेस ऑलरेडी डस्टबिन में पड़ी हुई हैं, उनको उठाया और वहां से पस सेल्स एक्सट्रैक्ट करके वहां से डीएनए आइसोलेट करने की कोशिश की। और इन्होंने कहा कि भैया सेल्स के न्यूक्लियस में एक मटेरियल होता है जिसको मैं प्यार से न्यूक्लिन कह रहा हूं, जो कि आपका जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। इन्होंने कुछ ऐसे स्टेटमेंट नहीं दी कि ये जेनेटिक मटेरियल है, इन्होंने कहा न्यूक्लियस के अंदर कुछ प्रेजेंट है जो इंफॉर्मेशन कैरी कर सकता है ना। कंप्लीट हाइपोथेसिस थी, कुछ इन्होंने एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, कोई बात नहीं कही कि यही जेनेटिक मटेरियल है, किसी लड़ाई झगड़े में नहीं घुसे। इन्होंने कहा मुझे बस इस बात का क्रेडिट दे दो कि मैंने सबसे पहले आइसोलेट किया था इस न्यूक्लिन को, न्यूक्लिन इन्होंने नाम दिया। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, उन्होंने इसी न्यूक्लिन को टेस्ट किया और कहा भैया ये तो एसिडिक है नेचर में। तो अल्टमान जो है, इस नाम के साइंटिस्ट ने, अल्टमान called nuclein as nucleic acid as it has acidic behavior। इसका एसिडिक बिहेवियर था, इसलिए अल्टमान साहब ने न्यूक्लिन का नाम चेंज करके इसका नाम क्या रख दिया, न्यूक्लिक एसिड रख दिया। तो न्यूक्लिन नाम किन्होंने दिया, मिस्चर साहब ने, और न्यूक्लिक एसिड नाम किन्होंने दिया, अल्टमान साहब ने। करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट है। आज के दिन में हमें अच्छे तरीके से पता है कि डीएनए ज्यादातर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। तो इट इज जेनेटिक मटेरियल, it is genetic material in most, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ऐसे कोई हालांकि रिजिड नंबर नहीं है, पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मोर देन 99% ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और जो बचे हुए हैं भैया उनके अंदर कौन है आपका जेनेटिक मटेरियल? In remaining organisms, in remaining organisms, in remaining organisms, RNA is the genetic material, genetic material, है ना। और अगर आप देखें तो कुछ वायरसेस हैं, उनमें भी आरएनए जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। तो आरएनए कुछ वायरसेस के अंदर, इन वायरसेस टू इट इज अ जेनेटिक मटेरियल। फॉर एग्जांपल चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जब हम वायरस, वायरॉइड, प्रायॉन पढ़ रहे थे, हमने टोबैको मोज़ेक वायरस की बात करी थी, तो उसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। हम क्यूबी बैक्टीरियोफेज की बात करते हैं, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को हार्म करता है उसे बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। तो क्यूबी बैक्टीरियोफेज यहां पर हो गया। इसके अलावा आप कोरोना वायरस की अगर बात करते हैं तो यहां पर क्या आया मेरे दोस्त? आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल आया। तो इन वायरसेस आरएनए कैन बी अ जेनेटिक मटेरियल। वायरसेस में आरएनए, डीएनए दोनों जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, पर आरएनए स्पेसिफिकली इन्हीं में देखने को मिलता है।
बाकी ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स में डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। लेकिन अगर आप इनके नाम पे गौर करेंगे, डीएनए क्या है? डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए क्या है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड, यानी है दोनों के दोनों न्यूक्लिक एसिड ही। यानी अगर आपके पेपर में एक लाइन आ जाए जहां यह लिखा हो कि न्यूक्लिक एसिड इज द जेनेटिक मटेरियल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो क्या यह बात सही होगी या गलत? सही होगी, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, हैं दोनों के दोनों न्यूक्लिक एसिड ही। एक राइबोज न्यूक्लिक एसिड है, एक डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड है, तो आपके हैं तो न्यूक्लिक एसिड ही ना। तो आप यहां पर नोट बनाकर लिख सकते हो इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, ऑल पे गोला लगा दिया है भैया जिससे आपका ध्यान इस शब्द पे जाए। इन ऑल ऑर्गेनिजम्स न्यूक्लिक एसिड is the genetic material, is the genetic material, is the genetic material। करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट है दोनों के दोनों, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड ही, चाहे आरएनए हो चाहे आपका डीएनए हो। सही बात है, सही बात है सर। यह है हमारी हिस्ट्री ऑफ डीएनए। अब हमारे जो सेल्स है ना, उस हर सेल के अंदर जो लेंथ ऑफ डीएनए है दैट इज कांस्टेंट, और हर ऑर्गेनिज्म की एक पर्टिकुलर डीएनए की लेंथ होती है। जैसे अगर आप ई कोलाई की बात करें जो कि एक बैक्टीरिया है, एस्चेरिशिया कोलाई की अगर आप बात करें, तो उसके सेल के अंदर, उस बैक्टीरिया के सेल के अंदर जो डीएनए है उसकी लेंथ एकदम बराबर होगी। किसी और ई कोलाई में भी उतनी ही लेंथ होगी, किसी और ई कोलाई में भी उतनी ही लेंथ होगी। अगर आप 100 ई कोलाई को देखेंगे तो सब में डीएनए की लेंथ बराबर होगी। सिमिलरली आप मेरा सेल निकालें, एक आपका सेल निकालें, एक मेरी मदर का सेल निकालें, एक मेरे फादर का सेल निकालें, एक पड़ोसी का सेल निकालें, सारे ह्यूमन बींग्स का अगर आप सेल निकालेंगे तो उसके अंदर जो डीएनए की लेंथ होगी हर सेल के अंदर, दैट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। और ये लेंथ कैसे नापी जाती है दोस्त? ये लेंथ नापी जाती है आपकी नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस के हिसाब से। जिस हिसाब से हमारा घर जो है ये ईंटों को जोड़ जोड़ के बनाया जाता है, इसी प्रकार से हमारा जो डीएनए है या हमारा जो आरएनए है ये नाइट्रोजनस बेसिस को जोड़ जोड़ के बनाया जाता है। करेक्ट? तो ये नाइट्रोजनस बेसिस कितने हैं? दैट इज बेसिकली द लेंथ ऑफ डीएनए और द लेंथ ऑफ आरएनए, यानी आप कह सकते हो लेंथ ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे एक सेल के अंदर 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेसिस हैं, तो आपके सेल के अंदर भी उतने ही होंगे। राइट? दिस इज कांस्टेंट फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज। तो हम कुछ एग्जांपल्स भी यहां पर देख रहे होंगे। तो लेंथ ऑफ डीएनए जो है या लेंथ ऑफ न्यूक्लिक एसिड जो है, इट इज determined by number of nitrogenous bases, number of nitrogenous bases। करेक्ट? अगर इन बेसिस की जोड़ी बन जाए तो उसको बेस पेयर कहते हैं। जैसे आप एक स्ट्रैंड बना रहे हो डीएनए का, यहां लिखा हुआ एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ए टी जी सी, ए टी टी ए सी, दैट्स फाइन, दिस इज अ स्ट्रैंड। तो यहां आप क्या बोलोगे? नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस है ये। लेकिन अगर आप दो स्ट्रैंड बना रहे हो डीएनए के, तो ए किसी के साथ पेयर कर रहा होगा टी के साथ, टी कर रहा होगा ए के साथ, जी कर रहा होगा सी के साथ, सी कर रहा होगा जी के साथ। तो अब ये पेयर बन चुका है ना ए और टी का। या दो स्ट्रैंड जा रहे हैं जिन्होंने आपस में पेयरिंग कर रखी है। सो दिस पर्टिकुलर ए टी पेयर is called as base pair. This particular CG pair is called as a base pair. इसके बारे में हम पढ़ेंगे आराम से, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। राइट? तो अगर आपका एक ही जूता है लेट से, तो जूता क्या है? वो आपका नाइट्रोजनस बेस है। और आपके अगर दो जूते आपने रख दिए यानी जोड़ी बना दी जूतों की, देन दैट इज अ पेयर ऑफ शू। यानी नाइट्रोजनस बेस है तो अकेला, अगर उसके साथ दूसरा भी आ गया तो बेस पेयर बन गया ना, बेसिस का पेयर बन गया। राइट? सो इट इज डिटरमाइंड बाय नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस व्हेन
two bases bind with each other with the help of hydrogen bonds, then base pair is formed. Then base pair is formed. करेक्ट है, एकदम करेक्ट है सर. फॉर एग्जाम्पल अगर आप ई कोलाई की बात करते हैं तो ई कोलाई में आपके टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेस पेयर्स पर सेल कितने हैं? 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर. इसको बेस पेयर को बीपी लिखते हैं, ठीक है, बेस पेयर को बीपी लिखते हैं. और नाइट्रोजनस बेस है तो इसको हम क्या लिखेंगे? एनबी लिखेंगे, ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना. तो ई कोलाई में 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर हैं. इसको आप और क्या लिख सकते हो? 10⁻⁶ इज कॉल्ड एज मेगा. तो यहां पर आप लिख सकते हो 4.6 मेगा बेस पेयर. 4.6 मेगा बेस पेयर आपका यहां पर हो गया. अगर आप ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन सेल का अगर आप हैप्लॉइड कंटेंट देखें, यानी मैं सिर्फ अगर अपने 23 क्रोमोसोम्स की बात करूं तो उसमें कितना डीएनए है? सिर्फ 23 क्रोमोसोम की मैं बात कर रहा हूं तो 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर. मैं इसके डबल कर दूंगा अगर क्रोमोसोम तो क्या हो जाएगा? 6.6 इंटू 10⁻⁹. तो 3 इंटू 3 भी 9 होता है, तो याद करने की जरूरत नहीं है. 3.3 इंटू 10⁻⁹, पावर खुद पता लग जाएगी. ये है आपका किसमें? ह्यूमंस में. 10⁻⁹ क्या हो गया? बिलियन हो गया ना. 10⁻⁶ कितना होता है? मिलियन होता है. यहां बिलियन हो गया तो आप प्यार से क्या लिख सकते हो? इसको 3.3 बिलियन लिख सकते हो. 3.3 बिलियन बेस पेयर लिख सकते हो, लिख सकते हैं सर. सिमिलरली आप लैम्ब्डा बैक्टीरियोफेज की बात करिए. लैम्ब्डा बैक्टीरियोफेज की आप बात करिए. बैक्टीरियोफेज क्या होता है? बैक्टीरियो मतलब बैक्टीरिया को हार्म करने वाला, अफेक्ट करने वाला. फेज का मतलब है वायरस. तो लैम्ब्डा बैक्टीरियो की अगर आप बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 48502. इतने बेस पेयर आपके होंगे. याद कैसे करें सर? नंबर तो याद ही नहीं होते. 50 में से 2 घटा दोगे? घटा देंगे सर. 50 में से 2 घटाए कितने आए? 48 आए. आ गए सर. तो 50 में से 2 घटा दो, 48 आ गए. 48502. बस ये 50 - 2 वाली इक्वेशन याद रखना. इस वाले नंबर में कभी कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है. और आपका क्या है भैया? है ना, 174 है. इसको भी आप देख सकते हैं. अब यहां पर नंबर जो है दैट इज अ बिट स्ट्राइकिंग. यहां पर नंबर है आपका 5386 नाइट्रोजनस बेसिस. यहां बेस पेयर नहीं है, यहां बेस पेयर बेस पेयर बेस पेयर मतलब 2 स्ट्रैंड हैं जिनमें पेयर बन रहे हैं, जोड़ियां बन रही हैं. यहां है नाइट्रोजनस बेस यानी एक ही स्ट्रैंड है. तो यहां से चीजें भी समझ में आती हैं. इन शब्दों को बहुत गौर से पकड़ना होता है. सर ये नंबर कैसे याद करें भाई? यहां पर देखिए 4 + 1 5, 4 - 1 3, 1 + 7 8, 7 - 1 6. सवाल में ही जवाब होता है, ढूंढने की कोशिश करनी पड़ती है. करेक्ट. ये जुगाड़ अपने टाइम पे मैंने बनाए थे और आज तक भी काम आ रहे हैं. करेक्ट है. तो आपकी जो लेंथ ऑफ डीएनए है दैट इज कांस्टेंट फ्रॉम सेल टू सेल. अगर आप ह्यूमन का कोई भी हैप्लॉइड सेल निकाल के देखोगे इतना ही लंबा आपको डीएनए मिलेगा, इतने ही आपको बेस पेयर मिलेंगे. डिप्लॉयड सेल अगर आप देखोगे तो नंबर डबल हो जाएगा. 6.6 इंटू 10⁻⁹ आपके बेस पेयर्स यहां पर हो जाएंगे. करेक्ट है. तो यहां इन तीनों में बेस पेयर बन रहे हैं, यहां पर नाइट्रोजन बेस जो है वो आपका प्रेजेंट है. इतनी बात समझ में आ गई. नंबर याद करने की तरकीब बता दी है भैया. इन दोनों में कंफ्यूज कभी नहीं होना है. ये आप कई बार यूज करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि अपना ही नंबर है भैया, घर का नंबर है, ये तो याद होना ही चाहिए. 3 × 3 = 9. ठीक है. ये है आपकी लेंथ ऑफ डीएनए. अब अगर आप देखें तो व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल, यहां पर सबसे बड़ा बेस तैयार होगा आपका, यहां पर फाउंडेशन तैयार हो जाएगी. जेनेटिक मटेरियल भैया होता क्या है? जेनेटिक मटेरियल को आप प्यार से कह सकते हो
किंग मटीरियल। जेनेटिक मटीरियल मतलब आपकी जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, आप पूरे जीवन क्या बनाने वाले हो अपनी बॉडी के अंदर, दैट कंप्लीट इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ मटीरियल दैट इज कॉल्ड एज जेनेटिक मटीरियल। यानी जब मदर और फादर के गैमीट फ्यूज हुए थे और एक सिंगल सेल बना था विच वॉज कॉल्ड एज जाइगोट, तो जाइगोट में उस सिंगल सेल में भी वो इंफॉर्मेशन थी जिससे उसे ये पता था कि अब मुझे 1 से 2 सेल बनाने हैं, 2 से 4 सेल बनाने हैं, 4 से 8 सेल बनाने हैं, 16, 32, 64, 128, 256 इतने सेल्स बनाने हैं। ह्यूमन की पूरी बॉडी तैयार करनी है, किस पोर्शन पे से हाथ निकालने हैं, किस पोर्शन पे से पैर निकालने हैं, किस पोर्शन पे से डिजिट निकालनी है, किस पोर्शन पे हार्ट बनाना है, इसको सब पता था। Why? Because it has all the information coded in the form of a molecule। एक मॉलिक्यूल है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन हमने फीड कर दी थी, दैट इज द जेनेटिक मटीरियल। आज हम उसको डीएनए के नाम से जानते हैं, लेकिन इस चैप्टर में अगर आप देखें तो हम अभी ये मान के चल रहे हैं हमें कुछ नहीं पता है ना, क्योंकि अभी हमने प्रूफ नहीं किया है कि डीएनए ही जेनेटिक मटीरियल है। इस चैप्टर में हम पूरी चीजें ये मान के चल रहे हैं कि हम स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हम ये साबित करेंगे कि डीएनए इज द जेनेटिक मटीरियल, फिर हम लोग आगे बढ़ रहे होंगे। तो जेनेटिक मटीरियल एक किंग मटीरियल है जिसको पता होता है कि बॉडी में क्या क्या बनेगा। तो ये राजा है। कर्मचारी कौन है? प्रोटीन। यानी हमारी बॉडी में अगर आप देखोगे तो हर जगह प्रोटीन पाया जा रहा है। भाई हमारे नाखून अगर आप देखोगे तो ये क्या है? प्रोटीन है। हमारे बाल अगर आप देखोगे तो ये क्या है? प्रोटीन है। हमारे एंजाइम्स जो हमारे मेटाबॉलिज्म का आधार बना रहे हैं, जिनके बिना हमारी बॉडी में एक सिंगल केमिकल रिएक्शन तक नहीं हो सकती, वो क्या है? प्रोटीन है। हमारी बॉडी में अगर आप देखोगे तो पानी के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मौजूद है, सबसे अबंडेंट, वो क्या है? प्रोटीन है। बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में एक टेबल है, सबसे अबंडेंट वाटर होता है, फिर प्रोटीन होता है, फिर न्यूक्लिक एसिड होता है, फिर आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, फिर लिपिड होता है, फिर आयंस होते हैं, अगर आपको वो टेबल ध्यान है तो जाहिर सी बात है मेरे दोस्त, प्रोटीन इतना अबंडेंट है कि साइंटिस्ट को ही लग रहा था कि दिस इज द जेनेटिक मटीरियल, क्योंकि सब कुछ तो यही कर रहा है। लेकिन एक्चुअल में इस प्रोटीन के बनने के पीछे का जो मास्टरमाइंड था, दैट वाज सम अदर मॉलिक्यूल एंड दैट वाज डीएनए। डीएनए अपनी इंफॉर्मेशन से बताता है कि क्या बनाना है, तब जाकर के प्रोटीन बनता है। यानी अगर आप देखें तो ये है हमारा डीएनए, जो कि डबल स्ट्रैंडेड होता है, 2 स्ट्रैंड यहां पर होते हैं। यह है हमारा डीएनए। अब ये डीएनए जो है मेरे भाई, ये आगे चल के क्या बनाता है? ये आगे चल के आपका बना लेता है आरएनए, जो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। इट्स कॉल्ड मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक मैसेंजर है, ये बिचौलिया है जो मैसेज लेकर के जा रहा है कि कौन सा प्रोटीन बनेगा। भैया मेरे घर से मैंने एक खत लिखा और मुझे कहीं भेजना है, बीच में कौन आ गया? डाकिया भैया आ गए। तो ही इज द मैसेंजर, जो मेरे मैसेज को कैरी कर रहे हैं और डेस्टिनेशन तक ले जा रहे हैं। तो जिसने इंफॉर्मेशन भेजी, यानी मैंने इंफॉर्मेशन भेजी, और जिस तक इंफॉर्मेशन भेजी, समझ लीजिए कॉलेज में कोई लेटर लिखा तो कॉलेज को जो इंफॉर्मेशन भेजी, इनके बीच में क्या है? एक मैसेंजर है जो दोनों को कनेक्ट कर रहा है। तो डीएनए को पहले मैं आरएनए में कन्वर्ट करता हूं और आरएनए को बाद में मैं किस में कन्वर्ट कर देता हूं? आरएनए को बाद में मैं किस में कन्वर्ट कर देता हूं? प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता हूं, जो छोटे छोटे अमीनो एसिड्स का मिलकर बना होता है। करेक्ट है जी? एकदम करेक्ट है। तो मैं इसको प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता हूं। मैं इसको प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता हूं। करेक्ट है जी? एकदम करेक्ट है सर। ये जो प्रोसेस है डीएनए से डीएनए बनने का, डीएनए खुद की भी कॉपी बना सकता है, खुद की कॉपी बना सकता है, मतलब खुद की रेप्लिका बना सकता है। कॉपी को ही रेप्लिका कहते हैं। इस प्रोसेस का नाम होता है रेप्लिकेशन। इस प्रोसेस का नाम है रेप्लिकेशन। डीएनए से जब मैं आरएनए बनाता हूं, इस प्रोसेस का नाम है ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से जब मैं प्रोटीन बनाता हूं तो इस प्रोसेस का नाम हो जाता है ट्रांसलेशन। करेक्ट है? इस प्रोसेस का नाम है ट्रांसलेशन। तो एक्चुअल में ये जो आपका डीएनए है, दिस इज कॉल्ड एज द जेनेटिक मटीरियल। दिस इज कॉल्ड एज द जेनेटिक मटीरियल, जो स्टोर करता है हमारी बॉडी की सारी इंफॉर्मेशन को। तो इट इज कॉल्ड एज स्टोरेज मीडियम।
इट इज कॉल्ड एज स्टोरेज मीडियम। यहां पर अगर आप देखोगे आरएनए को, तो इट इज कॉल्ड एज व्हाट, ये आपकी इंफॉर्मेशन को आगे ट्रांसफर कर रहा है ना, तो ये एक अच्छा ट्रांसमीटर है, तो इसको कहते हैं ट्रांसमिशन मीडियम, ट्रांसमिशन मीडियम। और ये जो प्रोटीन्स है भैया, ये क्या है, ये वो घोड़े हैं जो दौड़ दौड़ के काम करते हैं, यानी मजदूर आदमी कौन है, वर्क हॉर्सेस कौन है, प्रोटीन। यानी आपकी बॉडी में, आपके सेल में काम करता हुआ कौन दिखाई देगा, प्रोटीन। लेकिन उस काम को करवा कौन रहा होगा, गाइड कौन है, राजा कौन है, मालिक कौन है, डीएनए। दैट्स वाई साइंटिस्ट को लगा कि प्रोटीन इज द जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि हर जगह तो यही दिखाई दे रहा है, यही छाया हुआ है। लेकिन मेरे भाई पिताजी तो यहां बैठे हैं, जिसके हुक्म पे काम हो रहा है वो तो यहां है, तो दिस इज योर स्टोरेज मीडियम, दैट इज डीएनए। तो ये जेनेटिक मटेरियल कहलाता है। ये जो पूरी स्कीम है ना दोस्त, ये जो पूरी की पूरी स्कीम है, डीएनए टू आरएनए ना, डीएनए की खुद की कॉपी बनना, डीएनए से आरएनए बनना, आरएनए से प्रोटीन बनना, इस पूरी स्कीम को पता है क्या कहा जाता है। ये एक्चुअल में सिर्फ एक स्कीम नहीं, हमारे इस चैप्टर के 4 लेक्चर्स हैं। डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन, 1 लेक्चर लगेगा अगले से अगला। डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, 1 और लेक्चर लगेगा। आरएनए से प्रोटीन बनना आपका ट्रांसलेशन है ना, तो रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, एंड आपका इस पूरी की पूरी मशीनरी का रेगुलेशन, यानी रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, 4था लेक्चर। ये एक्चुअल में एक लाइन नहीं, 4 लेक्चर्स हैं हमारे सिलेबस के। इसको पता है क्या कहा जाता है प्यार से, इस पूरी स्कीम को पता है क्या कहा जाता है प्यार से, सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसे सेंट्रल डॉगमा स्कीम कहा जाता है। और यह सेंट्रल डॉगमा स्कीम किन्होंने दी थी, क्रिक साहब ने दी थी। देयर वर 2 साइंटिस्ट जिन्होंने डीएनए के स्ट्रक्चर को हमें बताया था, वॉटसन एंड क्रिक। उनमें से सी फॉर क्रिक साहब ने, सी फॉर सेंट्रल डॉगमा स्कीम के बारे में हमको बताया था। इस बात को आप डब्बे में भी डाल सकते हो, अलग से एक पॉइंटर बन जाता है। एनसीईआरटी में अलग से टॉपिक भी है जो हमने अभी ही खत्म कर दिया, तो एक अच्छी चीज भी है। ठीक है, कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जिनको हम कहते हैं रेट्रोवायरसेस। स्पेसिफिकली उनके पास यह ताकत होती है कि वो आरएनए से डीएनए बना पाए, प्रोटीन से आरएनए वापस नहीं बन सकता। ठीक है, लेकिन ये दोनों तो न्यूक्लिक एसिड ही है ना, डीएनए इज ऑल्सो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए इज ऑल्सो राइबोज न्यूक्लिक एसिड, दोनों ही न्यूक्लिक एसिड हैं, तो आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। तो कुछ वायरसेस इस प्रोसेस को रिवर्स भी ले जा सकते हैं, है ना, किसी अलग कलर से दिखा देते हैं। कुछ वायरसेस इस प्रोसेस को अलग से भी ले जा सकते हैं रिवर्स डायरेक्शन में, इसे क्या कहा जाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, करेक्ट। इट कैन बी डन बाय होम, इट कैन बी डन बाय रेट्रोवायरसेस। ऐसा नहीं है कि हर कोई मुंह उठा के ये प्रोसेस करने लग जाएगा। करेक्ट। और बाकी चीजें जो आप देख रहे हैं ट्रांसलेशन लेवल पे, ये रिवर्स नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है आप रिवर्स ट्रांसलेशन भी कर दें, दैट्स नॉट पॉसिबल। क्योंकि यहां पर ये जो प्रोटीन है किनका बना हुआ है, ये बना हुआ है अमीनो एसिड का, ये अलग ही चीज है। यहां तो आप न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लिक एसिड में कन्वर्ट कर दोगे, लेकिन आप अमीनो एसिड को थोड़ी न्यूक्लिक एसिड में कन्वर्ट कर दोगे दोबारा से वापस। भाई पनीर से दूध थोड़ी बना दोगे, दूध से पनीर बन जाएगा। कुछ चीजें इरिवर्सिबल होती हैं, यह उसी प्रकार का एक गेम है, राइट। जैसे अगर आपने पानी में नमक घोल दिया, क्या आप वो नमक और पानी अलग अलग कर सकते हो, कर सकते हो। पानी को इवेपोरेट करिए, नमक अलग मिल जाएगा, है ना। फिर आपने जो इवेपोरेट किया हुआ पानी है उसको कंडेंस कर लीजिए, वो दोबारा लिक्विडेट हो जाएगा। यानी केमिस्ट्री के किसी सेटअप से ये हो सकता है, संभव है। लेकिन अगर आपने अंडा तोड़ दिया है तो आप उस अंडे को अब जोड़ नहीं सकते। देयर आर सम थिंग्स विच आर फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन ओनली, उसको आप बाय डायरेक्शनल नहीं बना सकते। तो ट्रांसक्रिप्शन का रिवर्स हो सकता है, कई रेट्रोवायरसेस में देखने को मिला है। ट्रांसलेशन का रिवर्स नहीं हो सकता क्योंकि भाषा ही अलग है।
ये न्यूक्लिक एसिड की भाषा है या अमीनो एसिड की भाषा है? एक बार बन गया अगर अमीनो एसिड, प्रोटीन बन गया तो बन गया, इसको आप रिवर्स नहीं कर पाएंगे। अब हम देखते हैं न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट। सर न्यूक्लियोटाइड कहां से आ गया? ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? अगर आप देखें तो डीएनए और आरएनए में एक शब्द कॉमन था, डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये दोनों न्यूक्लिक एसिड थे। और न्यूक्लिक एसिड किन से जुड़ जुड़ के बनता है? न्यूक्लिक एसिड आपका न्यूक्लियोटाइड्स से जुड़ जुड़ के बनता है। ये वो ईंट है जो जुड़ जुड़ के क्या बनाएगी? आपका पूरा का पूरा एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाएगी। करेक्ट? तो अगर आप देखें तो यहां आप लिख सकते हैं न्यूक्लिक एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड। है ना? यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ गए हैं। यहां एक और शब्द आता है न्यूक्लियोसाइड, उससे कंफ्यूज नहीं होना है ना? तो न्यूक्लिक एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड, देयरफॉर इट इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग मैनी न्यूक्लियोटाइड molecules, many nucleotide molecules। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है इसमें भी अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, क्योंकि ये जो न्यूक्लियोटाइड है मेरे भाई, ये भी तो किसी चीज का बना होगा ना। तो ये न्यूक्लियोटाइड एक्चुअल में 3 कंपोनेंट्स का मिलकर बनता है। पहला जो कंपोनेंट है न्यूक्लियोटाइड का वो है आपका नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस मतलब ऐसा बेस जो नाइट्रोजन कंटेन करता है। यानी यहां पर अलग अलग पोजीशन पे आपको नाइट्रोजन देखने को मिल रहा होगा। वेरी सिंपल थिंग, है ना? तो नाइट्रोजिनस बेसिस होंगे, दे आर हेट्रोसाइक्लिक इन नेचर। हेट्रोसाइक्लिक मतलब यहां कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा कुछ और भी पाया जा रहा है, दैट इज नाइट्रोजन। तो ये हेट्रोसाइक्लिक है, नाम से ही पता लग रहा है। हेट्रोसाइक्लिक क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन पाया जा रहा है, तो हेट्रोसाइक्लिक है। और नाम ही है नाइट्रोजिनस बेसिस, तो ये आपके बेसिक है नेचर में, थोड़े से स्लाइटली बेसिक है। और ये आपके 2 अलग अलग प्रकार के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन इनकी चेन में कितने मेंबर हैं। ये 2 अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे पहला जो इनका प्रकार है ये है आपका प्यूरीन, और दूसरा जो इनका प्रकार है ये हो जाएगा आपका पिरिमिडीन। करेक्ट है? जो प्यूरीन है और पिरिमिडीन है, इसमें क्या फर्क है? ये जो प्यूरीन है ये 9 मेंबर का होता है। इनमें रिंग्स कुछ ऐसी दिखाई देती हैं, एक 6 मेंबर की रिंग है और इसके साथ फ्यूज हो जाती है एक 5 मेंबर की रिंग। तो ओवरऑल कितने मेंबर हुए? 9 मेंबर हुए। सर कैसे हुए? आप खुद गिन लीजिए भाई। ये 6 मेंबर तो हैं ही, 1 2 3 4 5 6। अब ये जो 5 और 6 वाले मैंने गिने तो दोनों रिंग्स में कॉमन हो गए ना, फिर बचा आपका 7 8 9। तो 9 मेंबर्स आपके इस कंप्लीट रिंग के अंदर हो गए, तो इट इज 9 मेंबर्ड। करेक्ट है जी? एकदम करेक्ट है सर। और पिरिमिडीन जो है ये आपका है कंप्लीट ही 6 मेंबर्ड, इसमें टोटल ही 6 मेंबर है, जो कि आपको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। अब अगर आप देखें तो ये प्यूरीन है, पिरिमिडीन है, नाम बड़े दर्शन छोटे। नाम छोटा लेकिन दर्शन बड़े। तो प्यूरीन का नाम छोटा है लेकिन इसमें 2 रिंग्स पाई जाती हैं, 9 मेंबर का है ये। और पिरिमिडीन का नाम बड़ा है लेकिन सिंगल रिंग है इसमें 6 मेंबर की। और नाइट्रोजन कहां कहां पर पाया जाएगा? 5 को छोड़ करके हर ऑड नंबर पे। ऑड नंबर क्या होते हैं? जो 2 से डिवाइड नहीं होते, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते। जैसे आपका 1 3 5 7 9 11। तो अब 5 को छोड़ करके यहां कौन कौन से नंबर आए? 1 और 3। 7 तो है नहीं, 6 ही मेंबर है। 9 तो है नहीं, 6 ही मेंबर है। यहां 9 मेंबर है, तो क्या क्या है? 1 3 7 9 5 पे नाइट्रोजन नहीं पाया जाता।
तो आपका नाइट्रोजन कहां कहां पाया जाएगा भैया? यहां पर नंबरिंग कैसे करी जाती है इनकी? यहां पर नंबरिंग कैसे करी जाती है मेरे दोस्त? यहां पर ऐसे नंबरिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे, इस प्रकार से, ठीक है। एक इस डायरेक्शन में, एक अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां पर आ गया आपका 1 2 3 4 और 5 कॉमन होते हैं, ये चौथा सबसे ऊपर। देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, तो 7 8 छोड़ दो 9, 4 पोजीशन पे नाइट्रोजन आए, आ गए भैया 1 3 7 9, आ गए। यहां पर क्या है मेरे दोस्त? यहां पर आप एकदम एक ही दिशा में चलते हो, सबसे नीचे से नंबरिंग स्टार्ट करते हो। तो 1 2 3 4 5 6, 5 पे होता नहीं है, तो फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे आपका क्या है, यहां पर फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे यहां पर आपका नाइट्रोजन अवेलेबल है। तो यहां 1 और 3 पोजीशन पे नाइट्रोजन अवेलेबल है, यहां 1 3 7 9 पोजीशन पे आपका नाइट्रोजन अवेलेबल है। और ये जो नाइट्रोजन है, इसकी एक खास बात होती है, ये नाइट्रोजन जो है सेकंड कंपोनेंट के साथ बॉन्ड बनाएगा। भाई ये नाइट्रोजनस बेस है, इसके अलावा और भी तो कंपोनेंट होंगे ना न्यूक्लियोटाइड में, तो इनके बीच में बॉन्डिंग भी होनी चाहिए। एग्जाम्पल क्या है? प्यूरिन के आलू गोभी काट देंगे भैया हम, तो प्यूरिन के एग्जाम्पल क्या है? आलू गोभी, यानी आपका एडेनिन, ए फॉर आलू, ग्वानिन, जी फॉर गोभी, एडेनिन ग्वानिन। अब आलू गोभी आ गए हैं तो इनको काटना भी पड़ेगा, तो कट कर देंगे इनको, कट कर देंगे भैया आपका साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमीन, है ना। आलू गोभी आ गई है तो कट कर देंगे CUT, आपका यहां पे साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमीन, ये तीनों हो जाएंगे पिरिमिडीन, और एडेनिन ग्वानिन आलू गोभी हो जाएंगे आपके क्या? प्यूरिन। ये आपके 5 नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। इनमें अगर आप देखें तो डीएनए में क्या क्या पाया जाता है? इन डीएनए कौन कौन से नाइट्रोजनस बेसिस पाए जाते हैं? सिर्फ 4 पाए जाएंगे, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमीन, साइटोसिन, यानी यूरेसिल नॉट इन डीएनए, डीएनए में नहीं पाया जाता है, सिर्फ आरएनए में पाया जाएगा। आरएनए में क्या पाया जाता है? AUGC, है ना, तो यहां पे थाइमीन नहीं पाया जाएगा, नॉट इन आरएनए। तो डीएनए में पाया जा रहा है ATGC और आरएनए में पाया जा रहा है AUGC। तो कोई अगर पूछ ले तो आपका ये स्पेसिफिक है डीएनए के लिए और ये स्पेसिफिक है आरएनए के लिए। कभी किसी स्ट्रैंड में U दिख गया तो आराम से मार्क कर दीजिएगा कि वो आरएनए का स्ट्रैंड है, कभी T दिख गया तो आरएनए में उसके होने के चांसेस है ही नहीं, यानी आप डीएनए के स्ट्रैंड की ही चर्चा कर रहे हो। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है दोस्त। अब यहां पर ये वाला जो नाइट्रोजन है, या तो सबसे कम नंबर या सबसे ज्यादा नंबर, 1 to 9 सबसे कम नंबर क्या है? 1, और सबसे ज्यादा नंबर क्या है? 9। ये दोनों ही शुगर के साथ बॉन्ड बना सकते हैं सिर्फ, और कोई नहीं। तो यहां 1 और 9 में से 9 सिलेक्ट कर लेते हैं, यहां तो 9 है नहीं तो 1 सिलेक्ट कर लेते हैं। दीज नाइट्रोजन्स बॉन्ड्स विद शुगर, शुगर के साथ यानी सेकंड कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड के साथ आपके ये वाले नाइट्रोजन बाइंड कर रहे होंगे। शुगर के साथ कौन बाइंड करेगा? या तो सबसे कम नंबर या सबसे ज्यादा नंबर। सबसे ज्यादा नंबर 9 उसी में है तो उसका 9 नंबर ही बाइंड करेगा। सबसे कम नंबर यहां पर बचा, यहां 9 तो है नहीं तो 1 नंबर वाला बाइंड करेगा शुगर के साथ। कैसे बाइंड करता है वो मैं आपको 5 मिनट में समझाता हूं। दिस इज योर फर्स्ट कंपोनेंट कॉल्ड एज नाइट्रोजनस बेस। 2 प्रकार के नाइट्रोजनस बेस होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन का नाम छोटा है लेकिन दर्शन बड़े हैं। 9 मेंबर की यहां पर रिंग पाई जाती है, एक 6 मेंबर की रिंग, एक 5 मेंबर की, फ्यूज हो गई तो आपकी 9 मेंबर की रिंग यहां पर बनी। यहां पर 4 पोजीशंस पे नाइट्रोजन पाए जाते हैं, 1 3 7 और 9, यानी 5 को छोड़ के हर ऑड नंबर पे। और एग्जांपल्स हैं एडेनिन और ग्वानिन यानी आलू गोभी। दूसरा है पिरिमिडिन, नाम बड़ा लेकिन दर्शन छोटे, सिर्फ 6 मेंबर की रिंग यहां पर होती है। 1 और 3 पोजीशन पे आपके नाइट्रोजन पाए जाते हैं, 5 पोजीशन पे क्योंकि नाइट्रोजन होता नहीं है, और 7 और 9th पोजीशन यहां पर है नहीं। एग्जाम्पल्स हो जाएंगे कट, आलू गोभी है तो कट भी तो करनी पड़ेगी, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमीन। एंड यहां पर
आपको देखने को मिलता है कि फर्स्ट पोजीशन वाला जो नाइट्रोजन है ये शुगर के साथ बॉन्ड बनाएगा और प्यूरिन में 9th पोजीशन वाला जो नाइट्रोजन है ये शुगर के साथ बॉन्ड बना रहा होगा। अब हम शुगर की बात कर रहे हैं तो शुगर बनानी भी पड़ेगी, हमें यह भी पता होना चाहिए कि शुगर है क्या। तो सेकंड कंपोनेंट जो है ये है पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर मतलब 5 कार्बन शुगर। पेंट का मतलब क्या होता है 5, जो आप पहनते हो वो वाली पेंट नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली पेंट है ना। मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेग्स, हेप्ट, राइट, इस हिसाब से नॉमेनक्लेचर चलता है। तो 5 कार्बन की शुगर होती है ये, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पेंटोज शुगर कहते हैं। अब अगर आप आरएनए को देखो तो उसकी शुगर जो है ना डीएनए की शुगर से अलग है। तो आरएनए का नाम क्या था, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो यहां कौन सी शुगर होगी, राइबोज शुगर होगी। डीएनए में क्या था भैया, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो यहां कैसी शुगर होगी, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो डीऑक्सी शुगर होगी ना भैया, डीऑक्सी राइबोज शुगर होगी। राइबोज देखिए यहां पर कैसा हुआ, इस हिसाब की आपकी इस शुगर की स्ट्रक्चर होती है। इस हिसाब की आपकी शुगर की स्ट्रक्चर होती है। दिस इज योर कार्बन नंबर 1, इसको हम बोलते हैं 1 प्राइम। क्यों सर, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये नंबर तो यहां ले लिए, यहां भी 1 2 3 4 5 ले लोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगी, होगी सर। इसीलिए शुगर वालों को हमने बोल दिया प्राइम, कि नंबर 1 तो है लेकिन प्राइम लगा हुआ है, मतलब शुगर का नॉमेनक्लेचर चल रहा है। अगर सिंपली 1 बोल दिया इसका मतलब नाइट्रोजनस बेस की काउंटिंग चल रही है। तो इसमें नॉर्मल नंबर लिखेंगे, यहां पर प्राइम लिख देंगे। यह है आपका 2 प्राइम, यह है आपका 3 प्राइम, यह है आपका 4 प्राइम, और यह है भैया आपका CH2OH यहां पर लगा रहता है, यह हो जाता है आपका 5 प्राइम। करेक्ट, दिस इज 1 2 3 4 5। यहां पर आपका HOH पाए जाते हैं हर कार्बन के ऊपर, ठीक है। यहां आपका H और CH2OH, ठीक है। सेकंड प्राइम इंपॉर्टेंट है बस, HOH, करेक्ट, ये है आपका राइबोज शुगर। अब डीऑक्सीराइबोज में क्या हो गया, डीऑक्सीराइबोज में क्या हो गया, डीऑक्सीराइबोज में डिलीट हो गया ऑक्सीजन, डीऑक्सी डिलीट कर दिया ऑक्सीजन राइबोज का, तो बन गया डीऑक्सीराइबोज शुगर। कैसे बना, आराम से देखिए, दोबारा ही बना लेते हैं इस डायग्राम को। डीऑक्सीराइबोज शुगर, यहां पर देखिए क्या हुआ, ये आपका हमने चेन बनाई, यहां पर भैया पांचों के पांचों हम लोगों ने क्या लगाए, आपके कार्बन लगाए, करेक्ट है जी, लगा दिए। अब यहां पर 1 प्राइम HOH, ये 2 प्राइम, यहां पर क्या आ गया H और H, ये जो ऑक्सीजन था ये गायब हो गया है, ऑक्सीजन था ये गायब हो गया है, ठीक है। HOH, यानी बाकी किसी जगह कोई फर्क नहीं पड़ा, बाकी सारी चीजें सेम है यहां पर और यहां पर, लेकिन आपका ऑक्सीजन माइनस हो गया है, आपका यहां पर डिलीट हो गया है क्या, 2 प्राइम पोजीशन वाला ऑक्सीजन, इसीलिए इसको क्या बोल दिया, डीऑक्सी हम लोगों ने बोल दिया, डीऑक्सी हम लोगों ने बोल दिया। तो डीएनए और आरएनए में बस इतना ही फर्क है कि यहां पर शुगर अलग अलग होती है। नाइट्रोजनस बेस देखिए डीएनए में ATGC, आरएनए में AUGC, और शुगर की अगर बात करें तो आरएनए में राइबोज, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज। और यहां पर एक ऑक्सीजन कम है, तो ऑक्सीजन आपको पता है कि किसका प्रतीक है, रिएक्टिविटी का प्रतीक है। यानी अगर आप राइबोज को देखें तो इट इज मोर रिएक्टिव, इसके पास एक ऑक्सीजन ज्यादा है, तो डीऑक्सीराइबोज इज लेस रिएक्टिव, ये रिएक्ट कम करेगा, लेस रिएक्टिव। अगर ये लेस रिएक्टिव है तो क्या स्टेबल ज्यादा होगा, बिल्कुल ज्यादा स्टेबल होगा। रिएक्टिव कम है, उछल कूद कम रहा है, मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा है, ज्यादा है सर, इसीलिए बेटर जेनेटिक मटेरियल है।
आरएनए में एक ऑक्सीजन ज्यादा है तो क्या ये रिएक्टिव ज्यादा होगा? यस। तो क्या स्टेबल कम होगा? यस। तो क्या ये बढ़िया जेनेटिक मटेरियल है? नहीं। सिमिलरली यहां पर यूरेसिल होता है बट आपका थाइमीन होता है डीएनए के अंदर, तो डीएनए की स्टेबिलिटी इससे भी बढ़ती है, डीएनए की स्टेबिलिटी इससे भी बढ़ती है। तो डीएनए के पास स्टेबल होने के कई रीजन है, आरएनए उतना स्टेबल नहीं है, इसीलिए आरएनए दुनियादारी के ज्यादातर मॉलिक्यूल्स में एक स्टेबल जेनेटिक मटेरियल के तौर पे नहीं पाया जाता। करेक्ट है जी? एकदम करेक्ट है। अब यहां पर तीसरा जो कंपोनेंट आता है दैट इज योर फॉस्फेट, दैट इज योर फॉस्फेट, या इसको कह सकते हैं फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट। करेक्ट है जी? ये तीन कंपोनेंट होते हैं आपके एक न्यूक्लियोटाइड के, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड आपका फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट। ये तीन कंपोनेंट आपके यहां पर आपको देखने को मिलते हैं। करेक्ट? ये तीन कंपोनेंट आपको देखने को मिलते हैं। अब देखिए, अब यहां पर अगर आप देखें तो ये जो न्यूक्लियोटाइड है इसमें तीनों कंपोनेंट है तो इनका जुड़ना भी जरूरी है। अब तो सबसे पहले क्या होता है मेरे दोस्त, आराम से सुनिएगा, सबसे पहले क्या होता है, ये जो नाइट्रोजनस बेसिस है ना, ये आपके जुड़ते हैं शुगर के साथ। तो नाइट्रोजन बेसिस, नाइट्रोजनस बेसिस प्लस शुगर, क्या हो गया आपका? क्या बना भैया? न्यूक्लियोसाइड बना। शुगर जुड़ा है ना तो न्यूक्लियोसाइड बना, शुगर जुड़ा है तो न्यूक्लियोसाइड बना। अब ये जो न्यूक्लियोसाइड है इस पे अगर आपने फॉस्फेट लगा दिया, न्यूक्लियोसाइड पे अगर आपने फॉस्फेट लगा दिया तो क्या बना? ये कंप्लीट स्ट्रक्चर। तो क्या बना ये कंप्लीट स्ट्रक्चर? न्यूक्लियोटाइड बना, न्यूक्लियोटाइड बना। और ये न्यूक्लियोटाइड बार 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 और न्यूक्लियोटाइड से जुड़ता गया, यानी पॉलीमराइज हुआ, तो क्या बन गया? पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन गया, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन गया। और इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड को हम लोग क्या कह रहे थे? न्यूक्लिक एसिड कह रहे थे, न्यूक्लिक एसिड कह रहे थे। तो न्यूक्लिक एसिड बन गया। इस हिसाब से न्यूक्लिक एसिड बनता है। नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर न्यूक्लियोसाइड। अगर यहां राइबो शुगर है तो राइबो न्यूक्लियोसाइड, डिऑक्सी राइबो शुगर है तो डिऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड। नाम के आगे शुगर लिखनी जरूरी होती है। अगर यहां पर हम डीएनए के न्यूक्लियोसाइड की बात कर रहे होंगे तो डिऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड आएगा, और अगर आरएनए है तो नॉर्मल न्यूक्लियोसाइड भी लिख सकते हैं। डीएनए के लिए डिऑक्सी लिखना जरूरी होता है, एक छोटा डी नाम के आगे लगता है। करेक्ट? जैसे मैं आपके लिए रेफरेंस ले लेता हूं, रेफरेंस ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल आपका एडेनिन है, इस पे जुड़ा आपका राइबोज शुगर, तो ये क्या बना भैया? एडिनोसिन बना, एडिनोसिन बना। लेकिन इसी एडेनिन के ऊपर अगर डीऑक्सीराइबोज शुगर लगी, यानी अगर ये आगे चल के डीएनए बनाने जा रहा है, तो इसको आप बोलोगे डीऑक्सी एडिनोसिन। ये डी यहां पर आ जाएगा टू इंडिकेट कि हाँ भैया डीऑक्सीराइबोज शुगर यहां पर लगी है और ये आगे चल के डीएनए बनाना चाह रहा है, तो नाम आपके इस हिसाब से चेंज हो जाते हैं, है ना। तो ये न्यूक्लियोसाइड है, यहां पर कोई फॉस्फेट नहीं है तो ईन लगा नाम के पीछे। अगर ये न्यूक्लियोटाइड होता, नॉमेनक्लेचर के भी कुछ रूल है, तो इसके पीछे क्या लग जाता? इक एसिड, यानी ये बन जाता एडिनाइलिक एसिड, है ना, डिऑक्सी एडिनाइलिक एसिड। जैसे मैं आपको सारे नाम लिखकर ही बता देता हूं जिससे आसान हो जाए। नेमिंग ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड। अगर आपका एडेनिन है
अगर आपका एडेनिन है तो एडेनिन को अगर आप कन्वर्ट कर रहे हैं न्यूक्लियोसाइड में तो क्या हो जाएगा भैया, एडिनोसिन, एंड में ईन आ जाएगा, एडिनोसिन। अगर आपका ग्वानिन है तो ग्वानिन किस में कन्वर्ट हो जाएगा भैया, आपका ग्वानोसिन में, ग्वानोसिन में, एंड में ईन आ गया इसमें भी। अगर आप यहां पर थाइमीन की बात कर रहे हैं, थाइमीन की बात कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, थाइमिडीन हो जाएगा, थाइमिडीन हो जाएगा, ईन आ जाएगा एंड में, है ना। अगर आप साइटोसिन की बात कर रहे हैं तो साइटोसिन में भैया एंड में क्या आ जाएगा, यहां पर साइटिडीन आ जाएगा, साइटिडीन आ जाएगा, ईन आ जाएगा एंड में। अगर आप यूरेसिल की बात कर रहे हैं जो आपको मिल रहा था कहां पर, आरएनए के अंदर, अगर आप यूरेसिल की बात कर रहे हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा भैया, यूरिडीन हो जाएगा, यूरिडीन हो जाएगा। तो यहां पर भी ईन आ जाएगा एंड में। दिस ईन 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 इज अ सफिक्स फॉर न्यूक्लियोसाइड। लेकिन इसी को अगर आप न्यूक्लियोटाइड बनाने ले जाओ, इसी को अगर आप न्यूक्लियोटाइड बनाने ले जाओ तो आपका नाम यहां पर क्या हो जाता है, इक एसिड या एट हो जाता है, इक एसिड या एट। यहां पर राइबोस शुगर लगा रहे हो तो साइटिडीन, यूरिडीन, थाइमिडीन लिख रहे हो, डिऑक्सी राइबोस शुगर लगा रहे होते तो आप डिऑक्सी यूरेसिल तो होगा नहीं आपका डीएनए में, डिऑक्सी साइटिडीन, डिऑक्सी थाइमिडीन, डिऑक्सी ग्वानिडीन, और आपका यहां पर डिऑक्सी एडिनोसिन, इस हिसाब से आपका नाम हो जाता। एडिनोसिन है तो इसको आप क्या बोलोगे, एडिनाइलिक एसिड, एडिनाइलिक एसिड। इक एसिड को एट भी बोल सकते हैं, इक एसिड को एट भी बोल सकते हैं, बोल सकते हैं सर, एडिनाइलेट। कहां कहां बोला है सर इक एसिड को एट, कई जगह बोला है, गिनाई जाए, गिनाइए सर, थोड़ा रेफरेंस दीजिए। रेस्पिरेशन पढ़ के आए हैं यहां तक हम लोग, पायरुविक एसिड, पायरुवेट, फोटोसिंथेसिस पढ़ के आए हैं, मैलिक एसिड, मैलेट, एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टेट, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामेट, एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टेट। बताओ कितने बोले जाए, एसिटिक एसिड, एसिटेट, सिट्रिक एसिड, सिट्रेट, ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड, ऑक्सैलोसक्सिनेट, सक्सिनिक एसिड, सक्सिनेट। बहुत सारे रेफरेंसेस हैं भाई, बताइए कितने दूं। हर जो एसिड है उसका आयनिक फॉर्म जो है दैट विल बिकम 8। तो एडिनाइलिक एसिड विल बिकम एडिनाइलेट, ग्वाइनाइलिक एसिड विल बिकम ग्वाइनाइलेट, ग्वाइनाइलिक एसिड विल बिकम ग्वाइनाइलेट। थाइमिडाइलिक एसिड will become thymidylate, है ना। साइटिडाइलिक एसिड will become साइटिडाइलेट। यूरिडाइलिक एसिड will become यूरिडाइलेट। करेक्ट है जी। एक एसिड या एट आ जाएगा सफिक्स आपके न्यूक्लियोटाइड के नाम में, जबकि ईन आ जाएगा आपका न्यूक्लियोसाइड के नाम में। यहां पर आप क्या कर रहे हो, न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए फॉस्फेट ऐड कर रहे हो, और आपका ये सारा का सारा काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट है। देखने को मिला, देखने को मिला सर, कोई दिक्कत नहीं आई, है ना। अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड कैसे हुआ। दिस इज द मेजर स्लाइड फॉर टुडेज लेक्चर। ये समझने की चीज है, ये प्यारी चीज है भाई, बना कैसे न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए
यहां पर है आपका नाइट्रोजिनस बेस। अब नाइट्रोजिनस बेस में मैंने ले लिया है लेट से आपका प्यूरिन, 9 मेंबर का, 9 मेंबर का प्यूरिन ले लिया है। तो भैया इसकी 7th और 9th पोजीशन पे भी नाइट्रोजन था। मैंने बोला था शुगर के साथ बॉन्डिंग कौन करेगा, 9th पोजीशन वाला नाइट्रोजन करेगा। तो ये आपका क्या है भैया, 9th पोजीशन वाला नाइट्रोजन है। करेक्ट है। इसके नीचे क्या पाई जाएगी, शुगर पाई जाएगी, जिसके साथ बॉन्डिंग करवानी है पाई जाएगी, एकदम पाई जाएगी। एकदम पाई जाएगी। ये है आपका यहां पर शुगर। दिस इज 1' कार्बन, 2' कार्बन, 3' कार्बन, 4' कार्बन और इसके ऊपर हो जाएगा CH2OH। ये है आपका 5' कार्बन। नंबर लिखना चाहो लिख सकते हो। दिस इज 1', दिस इज 2', दिस इज 3', दिस इज 4', दिस इज 5'। करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट है। अब यहां पर 1' पे क्या था, HOH था। ये जो आपका HOH था मेरे भाई, ये यहां पर जाकर के फ्यूज हो जाएगा। ये OH वाला जो था ये यहां पर जाकर के फ्यूज हो जाएगा इस नाइट्रोजन के साथ। नाइट्रोजन के साथ सिंस ये बॉन्ड बन रहा है शुगर का, तो शुगर के लिए ग्लाइकोटर्म यूज करते हैं। आप सेल बायोलॉजी पढ़ के आए हो, जब गोल्जी पढ़ रहे थे हम, तब हम ग्लाइकोसाइलेशन की बात कर रहे थे, दैट इज एडिशन ऑफ शुगर टू लिपिड और प्रोटीन। जब लिपिड पे सॉरी शुगर ऐड कर रहे थे तो बोल रहे थे ग्लाइकोलिपिड बना। जब प्रोटीन पे लिपिड ऐड कर रहे थे तो बोल रहे थे कि आपका क्या कह रहा हूं भाई, जब लिपिड पे शुगर ऐड कर रहे थे तो ग्लाइकोलिपिड बना। जब प्रोटीन पे शुगर ऐड कर रहे थे तो ग्लाइकोप्रोटीन बना। मतलब एडिशन ऑफ शुगर इज बेसिकली एडिशन ऑफ ग्लाइको, क्योंकि ग्लाइको शब्द जो है वो शुगर से रिलेटेड है। सिमिलरली हम लोगों ने जब रेस्पिरेशन पढ़ा तो ग्लाइकोलिसिस पढ़ा। ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइको मतलब शुगर, लिसिस मतलब स्प्लिटिंग, विच इज ऑलरेडी गिवन इन एनसीईआरटी, राइट। तो ग्लाइको का मतलब हमारे दिमाग में साफ साफ है, इट इज कार्बोहाइड्रेट। तो यहां पर ये जो ग्लाइको है, ये जो शुगर है, जो कार्बोहाइड्रेट है, इसका बॉन्ड बन रहा है नाइट्रोजन के साथ। तो क्या इस बॉन्डिंग को एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज नहीं कहेंगे? एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज नहीं कहेंगे? कहेंगे भाई, क्यों नहीं कहेंगे? एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहेंगे। यहां पर समझ लीजिए हम लोग राइबोज शुगर ले रहे हैं, है ना, आरएनए बनाने की बात कर रहे हैं। तो यहां HOH, यहां हमने OH लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहां भी हमने HOH लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहां हमने H लगा दिया, ऊपर CH2OH लगा दिया। तो भैया एक बॉन्ड बना आपका नाइट्रोजनस बेस और शुगर का, एन ग्लाइकोसिडिक। अब इसके ऊपर मैं फॉस्फेट ऐड करना चाहता हूं। अगर मैं फॉस्फेट ऐड करना चाहता हूं तो क्या मैं इस हाइड्रोजन को हटाऊंगा और यहां फॉस्फेट ऐड कर दूंगा? कर दूंगा जी। यहां मैं फॉस्फेट ऐड कर दूंगा, कर दूंगा जी। मैंने एक फॉस्फेट ऐड कर दिया। दिस बिकम्स न्यूक्लियोटाइड। यहां देखिए ये क्या हुआ मेरे भाई, नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर, इतने की अगर मैं बात करूं, इट इज न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड है जी, न्यूक्लियोसाइड है सर। और ये मैंने फॉस्फेट लगा दिया और यहां पर न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, क्या ये न्यूक्लियोटाइड बन गया? बन गया सर। क्या मैं और फॉस्फेट नहीं लगा सकता? और लगा दो। नाउ दिस बिकम्स न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट। इसको आप क्या बोल सकते हो, न्यूक्लियोसाइड पे एक फॉस्फेट है, न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट। करेक्ट। इस पे आप और लगाना चाहो और लगा दो, ये साइन हटेगा आपका नेगेटिव वाला, है ना, ये साइन हटा। एक और फॉस्फेट ले आओ इसके साइड में, है ना। ये क्या हो गया, न्यूक्लियोसाइड के ऊपर दो फॉस्फेट है, न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट, है ना। ये भी न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। एक फॉस्फेट अगर आ गया तो न्यूक्लियोटाइड हो गया। चाहे एक फॉस्फेट हो, दो फॉस्फेट हो, तीन फॉस्फेट हो, न्यूक्लियोटाइड बोल सकते हैं। एक फॉस्फेट लगते हैं न्यूक्लियोटाइड शुरू हो जाता है। लेकिन कितने हैं वो भी आप मेंशन करना चाहो तो कर सकते हो। न्यूक्लियोसाइड पे एक फॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड पे दो फॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट।
3 लगा दो, आगे और लगा दो, और जगह है, इट विल बिकम न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। सिमिलरली कोई मेरे पास, यहां तो मैंने प्यूरिन लिया है, यहां तो मैंने प्यूरिन लिया है, यानी एडेनिन ग्वानिन में से कोई लिया है। आप यहां पर कुछ और लगे देख लो भैया, आप यहां पर पिरिमिडीन लेकर देख लो। तो जो पिरिमिडीन है ये भी तो आपका बॉन्डिंग कर सकता है। कौन से नाइट्रोजन को यूज करेगा? नाइट्रोजन नंबर 1 को यूज करेगा, है ना। यहाँ पर फर्स्ट प्राइम कार्बन, सेकंड प्राइम कार्बन, थर्ड प्राइम कार्बन, फोर्थ प्राइम कार्बन, और ऊपर क्या हो गया? CH2OH आपका 5 प्राइम कार्बन, है ना। ये अलग पेन से लिख लेते हैं, 5 प्राइम कार्बन, फर्स्ट प्राइम कार्बन, सेकंड प्राइम कार्बन, थर्ड प्राइम कार्बन, फोर्थ प्राइम कार्बन। करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट है। यहाँ पर क्या है आपका? फर्स्ट नाइट्रोजन। इनके बीच में बॉन्डिंग करवा दीजिए, इनके बीच में बॉन्डिंग करा दीजिए, हो जाएगी, हो जाएगी सर। ये वही आपका नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा है शुगर के साथ, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। करेक्ट है सर, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाएगा। करेक्ट है, करेक्ट है सर। और यहां पर आपका वही HOH, HOH राइबो शुगर ली है अपन ने, यहां H, एंड यहां पर CH2OH है। मुझे समझ लीजिए एक फॉस्फेट लगाना है, सिर्फ एक फॉस्फेट लगाना है, लगा दूंगा। एक फॉस्फेट लगाना है, मोनोफॉस्फेट बनाना है, एक फॉस्फेट लगाना है, मोनोफॉस्फेट बनाना है, बना दिया। इतना आपका नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर न्यूक्लियोसाइड, फॉस्फेट लगते हैं न्यूक्लियोटाइड। ये क्या हुआ? न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड। करेक्ट है, दिस इज फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। ये जो बॉन्ड यहां बनता है, ये जो बॉन्ड यहां बनता है इस न्यूक्लियोसाइड का इस फॉस्फेट के साथ, ये क्या है? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। फॉस्फेट के साथ बन रहा है ना, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ये बॉन्ड क्या बन रहा है भैया? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। यह आपको जानने को मिला। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी पढ़ लेते हैं कि भैया समझ लीजिए मुझे पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनानी है। अब एक न्यूक्लियोटाइड तो मैंने बना के देखा कि एक नाइट्रोजनस बेस, एक शुगर, एक फॉस्फेट कैसे जुड़ते हैं, ये तो मुझे समझ में आ गया। मुझे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जोड़ने हैं तभी तो मेरा न्यूक्लिक एसिड बनेगा। एक न्यूक्लियोटाइड से काम थोड़ी चलेगा, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जोड़ने हैं तब जाके काम चलेगा। तो आई नीड टू मेक अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, तो वो बना के देख लेते हैं। तो मैंने यहां पर क्या किया भैया? मैंने यहां पर एक आपकी नाइट्रोजनस बेस की शक्ल बना ली। इसको बाद में ऊपर कर लेंगे स्लाइड को, है ना। मैं थोड़ा नीचे बनाना स्टार्ट कर देता हूं। ये समझ लीजिए आपका है एक प्यूरिन का, प्यूरिन नहीं पिरिमिडीन का, चलो 6 ही मेंबर रहने देते हैं। ये आपकी पिरिमिडीन की शक्ल, ठीक है जी। इसके साथ मैं क्या ज्वाइन करा देता हूं? इसके साथ मैं ज्वाइन करा देता हूं एक, इसके साथ मैं ज्वाइन करा देता हूं क्या? एक शुगर। इसके साथ मैं ज्वाइन करा देता हूं एक शुगर, ठीक है। अब ये शुगर आप मान के चलिए डीऑक्सीराइबोज मान लीजिए, है ना। तो 2 प्राइम पे तो ऑक्सीजन हट चुका है, यहां पर HOH आप छोड़ सकते हो। यहां पर आपका क्या है? H है, एंड यहां पर CH2OH, जहां पर मैंने एक फॉस्फेट लगा दिया है, जहां मैंने एक फॉस्फेट लगा दिया है, फॉस्फेट लगा दिया है, ठीक है। शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड। करेक्ट है, करेक्ट है सर। इतनी बात हमको समझ में आ गई है कि ये बात एकदम सही है, यहां तक का स्ट्रक्चर एकदम सही है। दिस इज वन न्यूक्लियोटाइड,
कोई पूछे तो आई कैन से दिस इज वन न्यूक्लियोटाइड, राइट? करेक्ट है सर, दिस इज वन न्यूक्लियोटाइड। अब इस एक न्यूक्लियोटाइड को क्या मैं किसी और न्यूक्लियोटाइड के साथ कनेक्ट करना चाहूंगा? करना तो चाहूंगा भाई, देखते हैं ये कॉपी हो पाता है या नहीं। हालांकि हालत तो बुरी ही है भाई यार, बाकियों के बोर्ड में हो जाता है भाई, मेरे साथ पता नहीं क्यों नहीं होता। ये धोखाधड़ी है दोस्त, पर ठीक है अभी दोबारा बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर हम लोगों ने एक न्यूक्लियोटाइड लिया, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग यहां पर दूसरा न्यूक्लियोटाइड बना लेते हैं अपनी मन मर्जी का। तो हम लोग अब एक प्यूरीन ले लेते हैं, है ना, अपना ही राज है भैया, जो लेना होगा लेंगे। तो यहां पर हम 9 मेंबर का एक क्या ले लेंगे, प्यूरीन ले लेंगे। तो 9 मेंबर का हम लोगों ने क्या ले लिया, एक प्यूरीन ले लिया, ठीक है। अब इस प्यूरीन में भैया सेम चीज, ये जो 9th मेंबर का नाइट्रोजन है, जो 9th नंबर का नाइट्रोजन है, इसको हम लोग कनेक्ट करा देंगे शुगर के साथ, इसको हम करा देंगे कनेक्ट शुगर के साथ, ठीक है जी। अब ये शुगर पे आपका HH, क्योंकि आपकी डीऑक्सीराइबोस शुगर है, ये आपकी HOH, क्योंकि आपकी यहां पे तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, HOH होगा ही, यहां पर आपका H और यहां पर होगा आपका CH2OH, है ना। पर H ना लगा करके हम यहां पर क्या लगा देंगे, एक फॉस्फेट लगा देंगे, यहां पर हम एक फॉस्फेट लगा देंगे। करेक्ट है जी, करेक्ट है सर। नाउ दिस इज वन न्यूक्लियोटाइड, दिस इज वन न्यूक्लियोटाइड, करेक्ट? करेक्ट सर, एक्सट्रीमली करेक्ट, इससे ज्यादा करेक्ट नहीं हो सकते दुनियादारी में हम, इतना ही बहुत है हमारे लिए। अब मेरे दोस्त यहां पर अगर आप देखो तो इट इज एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, it is n-glycosidic bond, it is phosphoester bond, it is phosphoester bond, and यहां पे this is also n-glycosidic bond, this is also phosphoester bond। अब इन दोनों न्यूक्लियोटाइड्स को अगर मुझे जोड़ना है, दिस इज वन न्यूक्लियोटाइड, दिस इज वन न्यूक्लियोटाइड, इन दोनों न्यूक्लियोटाइड को मुझे जोड़ना है, तो मैं यहां पर ये जो ऑक्सीजन है ना, ये जो फॉस्फेट है, इसको थोड़ा सा ऐसे मोड़ दूंगा, ये जो ऑक्सीजन है ये यहां पर जुड़ने की कोशिश करेगा, और यहां पे ये जो हाइड्रोजन है ये मैं गायब कर देता हूं, है ना, थोड़ी देर के लिए इसको मैं गायब कर देता हूं। यहां पर H आया, यहां पे आपका OH था, वो आपका यहां बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल हो गया, ठीक है। यानी यहां का फॉस्फेट और यहां का OH ये बॉन्ड बनाने लग पड़े। तो व्हाट इज दिस बॉन्ड कॉल्ड राइट नाउ? अब इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे? दो न्यूक्लियोटाइड को कनेक्ट करने वाला जो बीच का बॉन्ड है इस फॉस्फेट का, इट इज कॉल्ड एज फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने वाला बीच का ब्रिज है ना, ये तो डाइएस्टर। अगर ये खुद में बना रहा है, एक ही न्यूक्लियोटाइड के अंदर बना रहा है, तो सिर्फ फॉस्फोएस्टर खुद में एक न्यूक्लियोटाइड में, लेकिन दो को जोड़ने का काम कर रहा है दोनों एंड पे, तो इट इज फॉस्फोडाइएस्टर। यहां डाई वर्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके नीचे मैं और लगा सकता हूं आपके इसी प्रकार के न्यूक्लियोटाइड, वो भी यहां पर फॉस्फेट आएगा, इस थर्ड प्राइम OH पे जुड़ जाएगा, है ना, इसी प्रकार से चीजें होंगी। तो अगर आप देखो तो डीएनए में एक के बाद एक के बाद एक, या आरएनए में एक के बाद एक नाइट्रोजनस बेसिस जुड़ सकते हैं वाया मेकिंग न्यूक्लियोटाइड। एक जो एंड है यहां पर फॉस्फेट फ्री रहेगा, यहां पर है फ्री फॉस्फेट, यहां है फ्री फॉस्फेट, तो इसको आप क्या कह सकते हो? यह है आपका 5 प्राइम कार्बन, 1 2 3 4 5। तो 5 प्राइम कार्बन पे फॉस्फेट फ्री है, तो इसको आप कहते हो 5 प्राइम एंड। यहां 5 प्राइम फॉस्फेट फ्री रहता है, इट इज कॉल्ड एज 5 प्राइम एंड। फिर इसके 3 प्राइम OH में ये देखो, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, ये तीसरे कार्बन का जो OH था और यहां का जो फॉस्फेट था, इसमें बॉन्ड बना, तो यहां का 5 प्राइम बिजी हो गया, यहां का 3 प्राइम बिजी हो गया। यहां पे अगर आप देखोगे तो 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम, यहां का 3 प्राइम OH फ्री है लास्ट वाले का, तो यहां पे 3 प्राइम OH फ्री है, तो इसको
3 प्राइम एंड कहा जाता है, 3 प्राइम एंड कहा जाता है। तो हमेशा हम ये बोलते हैं कि डीएनए की और आरएनए की जो बनने की डायरेक्शन है वो है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। हमेशा याद रखना, डीएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में भी ये सेम टॉपिक आएगा और तब आप इस टॉपिक को आराम से समझ पा रहे होंगे। अगर आप देखें तो पहले मैंने एक न्यूक्लियोटाइड लगाया, फिर मैंने उसके 3 प्राइम एंड पे एक और न्यूक्लियोटाइड फिट कर दिया, फिर इसके 3 प्राइम एंड पे मैं एक और न्यूक्लियोटाइड फिट कर सकता हूं। तो एक का 5 प्राइम एंड फ्री रहेगा एक साइड पे और एक का 3 प्राइम एंड फ्री रहेगा। दिस इज कॉल्ड एज 5 प्राइम टू 3 प्राइम सिंथेसिस ऑफ डीएनए और आरएनए। तो डीएनए एंड आरएनए आर सिंथेसाइज्ड in 5 prime to 3 prime डायरेक्शन। 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में इन्हें सिंथेसाइज किया जाता है। पर एनसीईआरटी में एक बात लिखी हुई है और कमाल की बात लिखी हुई है। उन्होंने कहा कि जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम बनता है। और एकदम सही बात भी है, आप देखो, उसी के लिए तो मैंने इतना झोल झमेला किया है। यहां पर है 3 प्राइम एंड, यहां पर है 3 प्राइम और यहां पर है फॉस्फेट 5 प्राइम, है ना, ये है 5 प्राइम। इन दोनों के बीच में ही तो ये डायस्टर बॉन्ड बन रहा है। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहां से कहां बना, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहां से कहां बना, 5 प्राइम तरफ बन रहा है ना, 3 प्राइम से 5 प्राइम बन रहा है ना। तो अगर आप देखेंगे तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहां से कहां बन रहा है, यहां से यहां बन रहा है ना। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड is formed from 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो डीएनए आरएनए सिंथेसाइज होते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम, लेकिन बॉन्ड जो है ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम बन रहा है, जो आपको दिखाई दे रहा है साफ साफ, है ना। क्योंकि इसका 3 प्राइम एंड खुला रहेगा तभी तो इस पे दूसरे का कोई 5 प्राइम फॉस्फेट आके जोड़ पाएंगे। अब इसका 3 प्राइम खुला है तभी तो इस पे कोई 5 प्राइम आके जोड़ेंगे। तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम बना ना बॉन्ड, पहले 3 आ रहा है बाद में 5 आ रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, लेकिन डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ये बात याद रखनी होती है। करेक्ट है। ये आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर है जो आपने एक पूरा का पूरा स्ट्रैंड बनाया 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड। करेक्ट है। अगर आप इसको कपल करना चाहते हैं, आप डीएनए के 2 स्ट्रैंड बनाना चाहते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा डीएनए में एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ जुड़ता है और बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ बॉन्डिंग करेगा और साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ बॉन्डिंग करेगा और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें बनेंगे। इसे कहते हैं बेस पेयरिंग रूल, इसे कहते हैं बेस पेयरिंग रूल, कि भाई ए और टी का पेयर बनता है हमेशा और सी और जी का पेयर बनता है। और ये जो बॉन्ड बीच में दिखाए जा रहे हैं क्या है, आपके हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ए और टी के बीच में हमेशा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, जबकि सी और जी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। इसे कहते हैं बेस पेयरिंग रूल। दिस इज बेस पेयरिंग रूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे अगर मैं आपको डीएनए का एक पूरा स्ट्रैंड दे दूं तो दूसरा स्ट्रैंड आप ऑटोमेटिकली पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस बेस पेयरिंग रूल। तो आज हमने पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाना सीखा अच्छे तरीके से। वी अंडरस्टूड हाउ टू मेक अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, और कैसे डबल स्ट्रैंड भी आप बना सकते हैं उसके भी रूल हमको पता लग गए। राइट। सैलिएंट फीचर ऑफ डीएनए आप कहोगे तो बाद में कर देंगे, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। आराम से देखिए एनसीईआरटी में क्या है। तो एट द टाइम ऑफ मेंडल साहब ने फैक्टर्स के बारे में बताया तो सही, लेकिन फैक्टर्स को आइसोलेट नहीं किया। ये नहीं बताया कि फैक्टर का केमिकल नेचर क्या है, जीन आखिर होता क्या है, ये नहीं बताया। उन्होंने बताया कोई चीज है जो पेरेंट से बच्चों में जाती है, पर वो चीज क्या है ये नहीं बताया। तो यहां पर इसका नेचर जो है वो क्लियर नहीं था। आज के दिन में हमें पता है कि डीएनए जो है भैया, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड जो है, ये जेनेटिक मटेरियल है मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर। और अब हमें पता लग चुका है, अब हमने न्यूक्लियोटाइड के सारे कंपोनेंट देख लिए हैं कि न्यूक्लियोटाइड आपका जुड़ जुड़ के न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं, यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं।
आरएनए जो है ये भी जेनेटिक मटेरियल का काम कर सकता है इन सम वायरसेस, और आरएनए जो है ये और भी काम कर सकता है। जैसे अगर ये जेनेटिक मटेरियल का काम कर रहा है तो मैसेंजर आरएनए है, एमआरएनए है, जो हमने बनाया भी सेंट्रल डॉगमा के दौरान। इसके अलावा ये प्रोटीन ट्रांसलेशन के टाइम पे अडेप्टर का काम भी करता है। अडेप्टर मतलब हम प्रोटीन ट्रांसलेशन पढ़ेंगे उस टाइम पे आपको चीज ज्यादा समझ में आ पाएगी। मैंने आपको बताया प्रोटीन किससे बना हुआ है, अमीनो एसिड्स के जुड़ने से बना हुआ है। अब ये अमीनो एसिड्स लेकर के कौन आता है भाई, अगर समझ लीजिए एक प्रोटीन है जिसमें 20 अमीनो एसिड हैं, तो इन 20 अमीनो एसिड्स को एक के बाद एक लेकर भी तो आना है ना। तो अडेप्टर मॉलिक्यूल इन अमीनो एसिड्स को पकड़ करके लेके आता है। इस प्रकार की इसकी शक्ल होती है। तो यहां पे अमीनो एसिड बाइंड करके ले आता है और इनको पहुंचाता रहता है प्रोटीन बनाने के लिए। तो इट वर्क्स एज एन अडेप्टर। स्ट्रक्चरल रोल भी है इसका, जो कि हम देख चुके हैं भैया आपका सेल चैप्टर में। कब देखा था सर? राइबोसोम का नाम सुना है? यस सर, प्रोटीन फैक्ट्री है। राइबोसोम बना किस चीज का था सर? प्रोटीन का, और राइबोसोमल आरएनए का, यानी आरआरएनए का। वो भी तो एक टाइप का आरएनए ही है। एंड सिमिलरली 23S आरआरएनए ये जो है ये कैटालिटिक मॉलिक्यूल भी होता है। ये आपका राइबोजाइम कहलाता है। जब आरएनए एक्ट करे एज एन एंजाइम, जब आपका राइबोज न्यूक्लिक एसिड एक्ट करे एज एन एंजाइम, तो इसे कहते हैं राइबोजाइम। जैसे कि 23S आरआरएनए, यानी आरआरएनए स्ट्रक्चरल भी हो सकता है और आपका कैटालिटिक भी हो सकता है। ये हमें देखने को मिला। तो आरएनए की कई सारी महिमा हैं जिनके बारे में हम लोग आगे भी पढ़ रहे होंगे। चैप्टर बहुत डिटेल्ड है, कई चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। डीएनए अगर आप देखें तो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड्स को जब आप जोड़ते जाओगे तो डीएनए बनेगा, है ना। नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो है ये डिटरमाइन करता है कि आपके डीएनए की लेंथ कितनी होगी, करेक्ट। और जब पेयर बना ले ये न्यूक्लियोटाइड्स या नाइट्रोजनस बेस पेयर, तब आप इसे बेस पेयर कहते हो कि हाँ भाई पेयर बन चुका है आपके नाइट्रोजनस बेसिस का। जैसे आपका यहां पर 5174 है, तो आप देखिए 1 + 4 5, 4 - 1 3, 7 + 1 8, 7 - 1 6। यहां पर न्यूक्लियोटाइड है, नाइट्रोजनस बेस पेयर नहीं बोला, न्यूक्लियोटाइड बोला है सिर्फ, यानी एक स्टैंड की बात हो रही है। बैक्टीरियोफेज लैम्डा जो है 50 - 2 = 48, तो 48502 बेस पेयर यानी पेयरिंग हो रही है, डबल स्टैंड है। एस्टेरिशा कोलाई जो बैक्टीरिया है इसमें 4.6 × 10⁶ बेस पेयर है। एंड हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन जो है इसमें 3.3 × 10⁹ बेस पेयर है। डिप्लॉइड अगर आप ले लोगे तो 6.6 × 10⁹ हो जाता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड अगर आप देखो तो ये बना है न्यूक्लियोटाइड का। पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला आपका नाइट्रोजनस बेस, फिर आपकी पेंटोज शुगर यानी 5 कार्बन की शुगर, और फिर है आपका फॉस्फेट यानी फॉस्फोरिक एसिड। 2 टाइप के नाइट्रोजनस बेस हो सकते हैं, प्यूरिन जो कि 9 मेंबर के होंगे जैसे कि आलू गोभी, एडेनिन ग्वानिन, एंड देन आपका पिरिमिडीन जो कि 6 मेंबर के होंगे, आपका CUT, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। अगर आप देखेंगे तो यहां पर OH जो है फर्स्ट प्राइम कार्बन का, फर्स्ट प्राइम कार्बन बॉन्ड बना रहा था आपका किसके साथ? नाइट्रोजनस बेस के साथ। और नाइट्रोजनस बेस का कौन सा नाइट्रोजन इन्वॉल्व था? अगर प्यूरिन है तो 9th नाइट्रोजन, और अगर पिरिमिडीन है तो 1st नाइट्रोजन, और बन रहा था N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और आपका नाइट्रोजनस बेस और शुगर जब जुड़ते हैं तो न्यूक्लियोसाइड बनता है, और इनके नाम के पीछे ईन आता है। एडिनोसिन, ग्वेनोसिन, साइटिडीन, यूरिडीन, थाइमिडीन। और जब इसी न्यूक्लियोसाइड के ऊपर फॉस्फेट लग जाता है तो ये न्यूक्लियोटाइड बन जाता है, जिसमें फॉस्फोएस्टर लिंकेज बनती है, करेक्ट। और जब 2 न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाते हैं तो 3 से 5 डायरेक्शन में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है, और 5' to 3' आपका ओवरऑल लेंथ जो है आपकी चेन की बढ़ती चली जाती है। ये भी हमने सीख लिया। तो एक एंड पे 5' फॉस्फेट फ्री रहेगा तो 5' एंड इसको बोलेंगे, एक साइड पे 3' OH फ्री रहेगा तो इसको 3' एंड बोलेंगे। तो जहां फॉस्फेट फ्री है उसको 5' एंड बोले, और जहां पर आपका OH फ्री है इसको 3' एंड हम लोगों ने बोल दिया, करेक्ट है। जब डीएनए पढ़ेंगे तो ये बैकबोन वाली बात और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी, करेक्ट। अब अगर आप देखें तो शुगर जो है इसकी 2' पोजीशन पे आपका OH होता है राइबोज में, जबकि डीऑक्सीराइबोज में O जो है वो आपका
गायब हो जाता है, दैट्स व्हाई इट इज डीऑक्सीराइबोज। और डीएनए जो है उसमें आपका थाइमीन होता है विच इज बेसिकली 5 मिथाइल यूरेसिल, मतलब एक मिथाइल ग्रुप एक्स्ट्रा होता है विच गिव्स एडिशनल स्टेबिलिटी। और आपका जो यूरेसिल है इसमें एक मिथाइल कम होता है तो कम स्टेबल होता है आपका आरएनए। तो डीएनए एक एसिडिक सब्सटेंस है जो कि आपका न्यूक्लियस से निकाला गया। पहली बार किसने निकाला? 1869 में फ्रेडरिक मिक्सचर साहब ने निकाला और इसका नाम दिया न्यूक्लिन। बाद में एसिडिक नेचर होने के कारण अल्टमान साहब ने न्यूक्लिक एसिड नाम दिया था। फिर है आपका डीएनए का स्ट्रक्चर जो कि अभी हमने पढ़ा नहीं है तो ये बात हमको समझ में नहीं आएगी। कॉम्प्लीमेंटेरिटी हमने पढ़ ली है कि डीएनए में ए जो है टी के साथ बाइंड करता है और सी सिर्फ जी के साथ बाइंड करता है। ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, सी और जी के बीच में 3-3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये डीएनए के कुछ फीचर्स हैं जो अभी हमने पढ़े नहीं हैं तो ये हमको समझ में नहीं आएंगे। राइट, दिस इज सेंट्रल डॉगमा जो हमको समझ में आ जाएगा। डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, आरएनए से डीएनए भी बन सकता है, ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो कि हमें रेट्रोवायरसेस के केस में देखने को मिलता है, ये वी हैव अंडरस्टूड। ये है पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स जो अभी हमने नहीं पढ़ी है। तो जितनी पढ़ाई कर ली है उस हिसाब से देखते हैं भैया कुछ सवाल बना के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्यूरिन? प्यूरिन कौन कौन थे? आलू गोभी यानी एडेनिन ग्वानिन। एडेनिन ग्वानिन में से देख लो भैया, बाकी तो कट है भैया CUT, तो ये तो वैसे भी पिरिमिडीन है तो ये सवाल बन गया। 5 मिथाइल यूरेसिल क्या है? 5 मिथाइल यूरेसिल यानी यूरेसिल पे एक एक्स्ट्रा मिथाइल लगा दो, थोड़ी स्टेबिलिटी ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा? थाइमीन बन जाएगा। यूरेसिल आरएनए में है तो कम स्टेबल है आरएनए, थाइमीन आपका डीएनए में है तो इट इज मोर स्टेबल। तो यूरेसिल और थाइमीन की लड़ाई है, बाकी तीनों तो कॉमन होते हैं आपके, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए में। जैसे डीएनए में क्या है आपका ATGC और आरएनए में क्या है आपका AUGC, तो AGC तो कॉमन ही हो गया ना। लड़ाई किसकी है? इनकी है, T और U की। तो दिस इज यूरेसिल, दिस इज 5 मिथाइल यूरेसिल, तो ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, जिनमें डिफरेंस है सिर्फ वही याद कर लो, है ना। ये तो नहीं कर पाएंगे भैया अभी, ये तो पैकेजिंग का सवाल है। ओके, ये देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड? गंदी बात का यहां पर हमको पता लगाना है। प्यूरिन है आपके एडेनिन और ग्वानिन, आलू गोभी एकदम करेक्ट है। पिरिमिडीन है आपके साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन भी हो सकता है, करेक्ट है। न्यूक्लियोसाइड है आपके एडिनोसिन और थाइमिडीन, इनिन आ रहा है, करेक्ट है। डीएनए बेसिक बायोमोलिक्यूल है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड जिसके नाम में ही एसिड है, जो बना ही फॉस्फोरिक एसिड से है, वो ओवरऑल बेसिक कैसे होगा? नाइट्रोजनस बेसिस है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, लेकिन माइल्ड बेसिक होते हैं वो। लेकिन जो फॉस्फोरिक एसिड है दैट गिव्स मेजर पार्ट, इसीलिए इसको बोला डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, नाम में ही एसिड आ गया है, तो इट इज एसिडिक इन नेचर। ये नहीं हो पाएगा भैया अभी। ओके, ये कर सकते हैं भैया। टोटल अमाउंट ऑफ ANT इन डीएनए इज 45%। ANT इज 45%। तो अगर आप देखो जितने ए होते हैं उतने ही टी होंगे, क्योंकि ए टी के साथ ही बाइंड कर सकता है, टी ए के साथ ही बाइंड कर सकता है। तो डीएनए में टोटल भाई 45% आपका ए और टी है, तो सी और जी बचे, ये कितने होंगे? सी और जी है, कितने बचे? 55%। तो आधे सी आधे जी, किसका पता लगाना है? जी का। डिवाइडेड बाय 2 कर दो, कितना हो गया? 55 का आधा 27.5, 27.5 हो जाएगा। 55 27.5 है, ऑप्शन है, बात खत्म, है ना। यहां पर क्या पूछा है? टोटल अमाउंट ऑफ ग्वानिन विल बी, सिर्फ ग्वानिन का पूछा है। अगर A प्लस टी है 45 तो C प्लस जी हो जाएगा 55, है ना। A प्लस टी अगर है 45 तो C प्लस जी हो जाएगा 55, और दोनों बराबर होते हैं, तो सिर्फ G का पूछा है तो हो जाएगा क्या आपका 55/2, दैट इज 27.5। इनकेस किसी को प्रॉब्लम आ रही हो तो इस सोल्यूशन को बाद में देख सकता है ना। हालांकि बच्चों वाला सवाल है, ये नहीं हो पाएगा दोस्त, पैकेजिंग का सवाल है, ये नहीं हो पाएगा। यूक्रोमेटिन हेट्रोक्रोमेटिन का है। इन आरएनए एडिशनल OH ग्रुप इज प्रेजेंट एट, आरएनए और डीएनए में फर्क ही क्या था? अगर आप शुगर की बात करें तो 2 प्राइम पोजीशन पे एक्स्ट्रा O पाया जा रहा है आरएनए में, जो कि नहीं पाया जा रहा है डीएनए में। तो 2 प्राइम OH पे ही गड़बड़ थी, बाकी सारी पोजीशंस तो आपकी सेम ही है डीएनए आरएनए के अंदर। आज के दिन में हमारी पहली क्लास है, आई गेस दिस इज मोर देन सफिशिएंट, है ना।
क्योंकि अभी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पड़ा है, फॉस्फोएस्टर, फॉस्फोडाइस्टर, इट कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ मैस अगर आप बहुत ज्यादा डेटा पढ़ेंगे तो। सैलिएंट फीचर ऑफ डीएनए, पैकेजिंग, ये सब हम अगले लेक्चर में कर लेंगे। इस चैप्टर को जितना कंसेप्चुअली साउंड तरीके से पढ़ोगे उतना बेटर है। क्यों? क्योंकि इट विल अलाइन एट अ लॉट ऑफ प्लेसेस विद बायोमॉलिक्यूल्स, इट विल अलाइन एट अ लॉट ऑफ प्लेसेस विद बायोटेक्नोलॉजी। आपको लग रहा होगा कि हम स्लो जाएंगे, लेकिन हम स्लो नहीं जाएंगे। मैं 8 क्लासेस में, मैक्स टू मैक्स 9 क्लासेस में इसको पूरा करा दूंगा, लेकिन आपको पता लगेगा कि आपकी बायोटेक भी आसान हो चुकी है, आपका बायोमॉलिक्यूल्स भी रिवाइज हो चुका है, और ये चैप्टर तो पक्का हो ही चुका है। यानी एक तीर से हम लोग 3, 4, 5, 6 निशाने लगा देंगे, और अलग अलग चैप्टर्स में भी संपूर्ण हेल्प मिल रही होगी। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। बीइंग योर मास्टर, मुझे अच्छा खासा आइडिया है कि मैं क्या कर रहा हूं, तो आप टेंशन मत लीजिएगा बस, है ना। आपका भाई आपके साथ है, और बहुत प्यारे तरीके से हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। मैड इजी अगर नहीं मंगाई है तो मंगा लीजिए भैया, इतने प्यारे नोट्स हैं। ये पूरा का पूरा चैप्टर जिससे बच्चे डरते हैं, ये चुटकियों में आपका रिवाइज हो रहा होगा। रिवाइज तो क्या मतलब, पूरा का पूरा डेटा ही है उसमें, ऐसा नहीं है कि कुछ मिसिंग है। आप एनसीईआरटी छोड़ के मैड इजी पढ़ने बैठोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, कोई मेजर पॉइंट मिसिंग नहीं है। तो आप यहां पर कर लीजिएगा डीपीपी, मैं आपको एक डीपीपी प्रोवाइड करवा देता हूं, डीपीपी सॉल्व कर लीजिएगा। इसके अलावा आप एनसीईआरटी की एक रीडिंग या मैड इजी की एक रीडिंग लगा लीजिएगा। और एक बार मैं अगला टॉपिक कंप्लीट कर लेता हूं, डीएनए की पैकेजिंग वाला। अगर डीपीपी में डीएनए के पैकेजिंग के सवाल आ जाएं तो इग्नोर कर देना, अगले लेक्चर के बाद उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है दोस्त। चलिए, ये है हमारा आज का लेक्चर, एंड आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो विपू सर ओपी इन द कमेंट सेक्शन प्लीज। और मैं मिलता हूं आपसे अगले सेशन में, जहां पर हम डीएनए की पैकेजिंग और डीएनए के कुछ सैलिएंट फीचर्स के बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे कि डीएनए में क्या क्या आपका पाया जाता है, किस तरीके से डीएनए आपका बनता है, एंड सो ऑन। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन तो देख ली, अब थोड़ा डीएनए की चर्चा अलग से हम लोग कर रहे होंगे। ऑलराइट, सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद।